Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhabakhair, your course facilitator for the CAF 3 Data System and Risk paper from Tabanis। हमने आज की तारीख में ये डिस्कस करना है कि हमारे पास जो बचे कुछ दिन हैं, आपका पेपर जो है वो मंडे को होने जा रहा है और हम इस CAF 3 DSR के पेपर को रिवीजन किस तरीके से करें, क्या हमारी आखिरी मूवमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको हम जो है वो रिवाइज़ करें। देखिए हम इसके अंदर दो कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। एक वो कैटेगरी जिसने एक हमारे पास जो कैटेगरी है वो ए है और एक हमारे पास जो है वो कैटेगरी पी है। ठीक है, कैटेगरी ए वो लोग हैं जिन्होंने लग कर जो है ना वो क्लासेस ली हैं। ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिज़िकल हो, लेकिन लग कर जो है इन्होंने रेगुलर क्लासेस ली हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक दफ़ा मेरे साथ बुक रीड की है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ एक दफ़ा बुक रीड जो है वो लाजमी की होगी। ठीक, अच्छा यही वो बच्चे हैं, इनमें से वो बच्चे, इसका एक और फ़िल्टर लगाते हैं जिनको मैंने कहा था कि एक दफ़ा बुक रीड खुद भी कर लीजिएगा। तो इन्होंने जो है ना वो बुक रीड एक दफ़ा अपने सेल्फ पे भी की है। ठीक है, खुद ने भी की है। अच्छा, इसके अलावा कैटेगरी ए में वो लोग हैं जिनके पास मेरा वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 ना सिर्फ है बल्कि इन्होंने उसको भी गो थ्रू कर लिया है। और इस तरह के बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ले भी लिया है, पढ़ भी लिया है। और उसके साथ साथ ये वो बच्चे हैं जिनके पास जो है वो मेरे माइंड मैप्स भी हैं जिसमें मैंने तमाम चैप्टर्स विद एनेक्स्टर्स जो है वो नोट कर दिए थे A3 पेज के अंदर। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने माइंड मैप्स को भी ले लिया है। अब इसमें हो सकता है कि कुछ बच्चे 70-80 पे आ रहे हैं, कुछ बच्चे 80-90 पे आ रहे हो, तो लेकिन बहरहाल ये वो बच्चे हैं जिनको इस बारे में पता है। अच्छा, इसके साथ कैटेगरी ए में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने MCQs के साथ साथ इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़ जो हैं, जो मेरी बुक में है, मेगा या इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़, ना सिर्फ सॉल्व की हैं बल्कि मुझसे चेक्ड भी करवाई हैं। इंटीग्रेटेड, सॉल्व्ड एंड चेक्ड, ना सिर्फ उन्होंने सॉल्व की हैं बल्कि उन्होंने मुझसे चेक भी करवाई हैं। यानी कि उनको पता है कि उन्होंने मुझसे रिव्यूज़ लिए हुए हैं। अब कुछ बच्चों ने हो सकता है 5 करवाए हों, कुछ बच्चों ने 7 करवाए हों, कुछ बच्चों ने 8 करवाए हों, कुछ बच्चों ने 3-4 करवाए हों, लेकिन बहरहाल वो मेरे साथ टच में रहे। इस कैटेगरी में वो बच्चा भी आ रहा है जिसने आई कैप का या अपना तबानीस का मिड प्लस फाइनल का पेपर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसमें वो बच्चा भी आ रहा है जिसने डाटा का मॉडल पेपर देखा है। ठीक है, और इसमें वो बच्चा भी आ रहा होगा जिसने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, नोट्स प्रिपेयर। तो ये कैटेगरी ए का बच्चा होगा। ठीक है सर, यानी कि इस वाले बच्चे को DSR के पेपर का ओवरऑल व्यू होगा। कैटेगरी बी जो बच्चा है ना, ये वो बच्चा होगा जिसमें हो सकता है कि उसने रेगुलर क्लासेस जो हैं वो आधी ली हों, आधी ना ली हों। इसका दूसरा मतलब ये है कि उसने मेरी बुक, हमारे साथ जो बुक है वो 50% पढ़ी है, 50% नहीं पढ़ी। कुछ ली है, कुछ नहीं ली, कुछ पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी। उसके अलावा खुद से बुक वो भी थोड़ी पढ़ी है, थोड़ी नहीं पढ़ी, सब कुछ 50% है। मेरे जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 वो भी 50% है, 40% है। अब इसमें हो सकता है कुछ बच्चों ने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ना लिया हो, रेगुलर क्लासेस थोड़ी ली हैं, बुक रीड जो है वो थोड़ा किया है, थोड़ा नहीं किया, इस तरीके से। इसमें वो बच्चा भी हो सकता है जिसने माइंड मैप्स जो हैं जिसके पास हो ही ना। इसमें वो बच्चा भी हो सकता है कि जिसने मेरे साथ MCQs तो कर लिए हों लेकिन इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो है वो खुद से सॉल्व कर ली हो, या कुछ एक आधी सॉल्व भी कर ली हो, बाकी मुझसे चेक भी करवा दी हो। सॉल्व्ड एंड चेक्ड 50%। आई तबानी इसका जो फाइनल पेपर है, यानी कि जो मिड का जो फाइनल पेपर है, वो किया ही ना हो, या कुछ कर लिया कुछ ना किया हो। मॉडल पेपर बस जो है वो सरसरी तौर पे देखा हो या देखा ही ना हो। नोट्स बिल्कुल भी अपने प्रिपेयर ना किए हो। ये पार्शल भी हो सकते हैं। अब ये कुछ समझते हैं कि कैटेगरी बी के अंदर कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो ये दो कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं।
अब इन दोनों कैटेगरीज़ को जो है वो आने वाले हमारे पास जो 2-3 दिन है उसमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में रखिएगा कि चाहे कैटेगरी ए हो, चाहे कैटेगरी बी हो, चाहे कैटेगरी ए हो या बी हो, आपने बुक तो रीड नहीं करनी है। अब डोंट ओपन द स्टडी टेक्स्ट नाउ, ठीक है। या आपने अब नहीं करना, इसलिए क्योंकि अब जो है वो बुक रीड करने का टाइम बिल्कुल चला गया। एक तो ये काम आपने नहीं करना। दूसरा, डोंट सॉल्व क्वेश्चंस। ये मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये काम कर रहा होता कि कोई नया सवाल, कोई भी नया सवाल आप लोग लिख दें, कोई भी नया सवाल या नया टॉपिक मैं अभी नहीं करता, ठीक है। तीसरा, अभी मैं अक्सर बच्चे मुझसे अभी क्वेश्चंस चेक करवा रहे हैं। अच्छा, इनमें से कुछ बच्चे वो हैं जो ऑलरेडी चेक करवा चुके हैं, लेकिन वो शायद कोई एडवांस्ड सवाल उन्होंने किया हुआ तो करवा रहे, तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी इनिशिएट नहीं करता। डोंट इनिशिएट, यानी कि ऐसा बच्चा जो अभी पहली दफ़ा क्वेश्चन कर रहा है ना और पहली दफ़ा चेक करवा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई राइट टाइम है, क्योंकि अभी अगर मैं उसको गलतियाँ बताऊँगा वो इम्प्रूव भी नहीं कर सकेगा और उसके अलावा जो है वो पैनिक सिचुएशन में और भी आ जाएगा। तो डोंट इनिशिएट क्वेश्चन चेकिंग अभी। ये दोनों काम जो है वो, यानी कि ये तीनों काम दोनों कैटेगरी के बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो सर अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि दोनों कैटेगरी के बच्चों को अभी करंटली, ये तो डोंट्स थे कि ये तो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अब डूज़ हैं। करना क्या चाहिए? देखिए, दोनों कैटेगरी के बच्चों को अभी क्या करना चाहिए कि जो मेरा वॉल्यूम हैं, दोनों वॉल्यूम्स बोथ, उसको प्रायोरिटी बनानी चाहिए, ठीक। और अगर उनके पास अपने नोट्स बने हुए हैं उसको प्रायोरिटी बनानी चाहिए। पहला तो काम ये करना चाहिए। दूसरा, जो मेरे माइंड मैप्स हैं जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, उसकी PDF अवेलेबल है, वो माइंड मैप्स को दिमाग में रखना चाहिए, यानी कि उसको देखना चाहिए, उसकी यानी कि उसको बेंचमार्क बनाकर आगे चलना चाहिए। तीसरा जो काम उनको करना चाहिए वो मॉडल पेपर ICAP का फोकस करना चाहिए, मॉडल पेपर देखना चाहिए उनको। मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी देखने चाहिए अभी करंटली। इसके अलावा इनको क्या करना चाहिए कि ICAP का जो क्वेश्चन बैंक है, ICAP का जो क्वेश्चन बैंक है उसको फोकस करना चाहिए। उसके भी क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन फोकस करना चाहिए आंसर्स के ऊपर कि ICAP आंसर्स लिख कैसे रहा है। मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन और आंसर्स, यानी कि अगले 2-3 दिन आपने सिर्फ इसके आंसर्स को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को पढ़ना है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ब्लॉकचेन IoT के साथ मिलकर आता है तो क्या होता है, 5G मिलकर आता है तो क्या होता है। आपने ये काम करना है। उसके अलावा आपको और क्या करना है सर, जो एनेक्स्चर्स की वीडियो है, जो मेरी तमाम एनेक्स्चर्स की A to D, अगर नहीं देखी तो उसको लाजमी देखना है। इसके अलावा मेरी जितनी भी रील्स हैं फेसबुक के ऊपर, जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी दे दी है, कोई 12 से 15 रील्स हैं, आपने उसको लाजमी देखना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो रहे होंगे। उसके अलावा मेरी यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर कम से कम कोई 18 वीडियो, 17 से 18 वीडियोज़ हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं, बड़े मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को मैंने बड़ा डिटेल में बताया हुआ है। इसके अंदर मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, CCM, ब्लॉक चेन, उसके अलावा बिग डाटा, इनके तो बाकायदा सवालात करवाए हुए हैं मैंने। तो उस सवालात को आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ICAP का क्वेश्चन बैंक, एनेक्स्चर्स A to D, रील्स और यूट्यूब की प्लेलिस्ट, ये वो चीज़ें हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 चीज़ें आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिनों में करनी चाहिए। अच्छा, अब आपके सामने मैं रखता हूँ, अच्छा एक और चीज़ भी, 8वीं चीज़ जो कि आपको लाजमी करनी चाहिए, और वो क्या चीज़ है भाई, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है अभी
जिसके अंदर मैंने जो है ना वो आपको तमाम कम से कम 100 के करीब मैंने वर्ड्स निकाले हैं किताब में से, ठीक है। डॉक कंटेनिंग कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स को आपने देखना है, ये आपको हेल्प करेंगे किस चीज़ के लिए, ये आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर की ड्राफ्टिंग करने में। तो ये 8 चीज़ें आपने करनी है। थोड़ा सा मॉडल पेपर देखते हैं। मॉडल पेपर का अंदर यानी कि आपको बताया गया है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आएगा आपके पास, जो कि MCQs में होंगे। कोई गालिबन हमारे पास जो है ना वो 15 MCQs, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 11, 12, 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास कोई 15 MCQs आएंगे। और ये वाले अगर MCQs आप क्वेश्चन बैंक से देखेंगे तो यकीन करिएगा बहुत आसान MCQs है। अगर जिसने वही वाली बात है, कैटेगरी A कैटेगरी B दोनों तरह के बच्चे जिन्होंने किताब पढ़ी है, नहीं पढ़ी, और अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा वॉल्यूम भी पढ़ लेंगे ना तो समझ लें कि इसमें से 90% MCQs आप करने की पोजीशन में होंगे, ठीक है। अच्छा, 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होगा, ICAP हमें बता रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और हमारे पास 7 क्वेश्चन तक हमारे पास मॉडल पेपर के अंदर सवाल है। यही एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि ICAP लगभग इतना ही देगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो बिग डाटा से रिलेटेड है, कोई गालिबन मैं समझूं तो चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डाटा बेस से रिलेटेड बड़ा स्ट्रेट सवाल है। अच्छा, ये सिनेरियो है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये देखें तो भाईजान ये कोई चैप्टर नंबर 16 है या 17 है, ये जो ITGC से जो रिलेटेड कर रहा है 16 है और है भी सिनेरियो। अच्छा, उसके बाद ये अगर हम देखें तो ये चैप्टर नंबर 11 है, क्लाउड कंप्यूटिंग, है बड़ा स्ट्रेट, इसके ऊपर मैंने सिनेरियो करवाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी कुछ चैप्टर नंबर 14 से 17 के दरमियान का ही कुछ चैप्टर है, रिस्क से रिलेटेड बातचीत हो रही है इसके अंदर, है ये भी सिनेरियो। और क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो आपका 14 से 17 के दरमियान का, ये रिस्क है लेकिन है स्ट्रेट, ठीक है। अब अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारे पास सिनेरियो कितने हैं, एक सिनेरियो ये है, ठीक है, एक सिनेरियो ये है, 2, और हमारे पास एक सिनेरियो ये है, 3 सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास 7 है ना, 7 में से क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs में चला गया तो 6 में से 3 सिनेरियोज़ हैं, 3 स्ट्रेट है। ये आपके पास चीज़ें बन रही हैं। अच्छा, अब इसमें से 3 सिनेरियो में से अगर टेक्निकली देखें तो 1, 2 रिस्क से रिलेटेड जो है ना वो 2 हैं, ठीक है। 6 में से 2 जो हैं वो रिस्क से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास बाकी अदर एरियाज से हैं। मैं ये समझता हूँ कि ICAP जो है ना वो मॉडल पेपर को लाजमी बनाएगा, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि बिग डाटा में से सवाल आपके पास आएगा, डाटा बेस में से भी सवाल आ सकता है, रिस्क में से लाजमी सवाल आएगा, और क्लाउड कंप्यूटिंग से भी एक सवाल आ सकता है, यानी कि डाटा मॉडल पेपर को चीज़ बना रहा होगा। तो याद रखिएगा डूज के अंदर आपने एक और काम ये भी करना है दोनों बच्चों ने, कि आपको जो प्रायोरिटी देनी है ना अभी करंटली दोनों ने वो 14 से लेकर 17 चैप्टर तक की प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ दिमाग में रखिएगा, पूरे पेपर के अंदर पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग पॉलिसी है, पाकिस्तान फ़र्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग पॉलिसी, जो कि मैंने डायरेक्ट एनेक्स्चर के अंदर कवर नहीं करी, इसको लाजमी देख लीजिएगा। ये कम से कम 2 से 3 दफ़ा रेफ़र हुई है आपकी बुक में, पाकिस्तान फ़र्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग पॉलिसी। इसको इस तरह देखिएगा जिस तरह मैंने आपको एनेक्स्चर्स पढ़ाए हैं, ये लाजमी देख लीजिएगा। ये मैंने डायरेक्टली एनेक्स्चर्स के अंदर कवर नहीं किया, पाकिस्तान फ़र्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग पॉलिसी इनडायरेक्टली तो कवर्ड है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। अच्छा, तो ये आपने जो है ना वो लाजमी देखना है। चैप्टर नंबर 14 से लेकर 17 तक इसको प्रायोरिटी इसलिए बनाइएगा क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो ICAP आप देखें तो MCQ से भी सवाल आ सकते हैं, और सिनेरियो में से कम 6 में से 2 मार्क्स उसमें से इसने पूछे। बाकी अदर एरियाज़ से मुराद ये है कि फ़ोकस आपने करना है बिग डाटा पे, फोकस आपने करना है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, फोकस आपने करना है ब्लॉकचेन के ऊपर फोकस आपने करना है डेटाबेस के ऊपर। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। मॉडल पेपर कवर करने के बाद फिर जो रिमेनिंग टाइम में जो रिमेनिंग एरियाज़ बच गए उसको कवर करना, इंक्लूडिंग एनेक्स्चर्स। अच्छा, तो ये बेटा दिमाग में रखिएगा
कि हमने ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरीके से करनी है। अच्छा, अभी इसके क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके आंसर्स आपने बार बार पढ़ने हैं, कम से कम 3 दफ़ा मॉडल पेपर या 3 से 4 दफ़ा मॉडल पेपर को देख कर जाइएगा। ये जो मॉडल पेपर है ना, इसको एटलीस्ट आपने 3 to 4 टाइम्स देखना है, एटलीस्ट, यानी कि उसके आंसर को 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है। इसी तरह ICAP के क्वेश्चन बैंक को भी कम से कम 3 से 4 दफ़ा लाजमी पढ़ना है। अब हम आते हैं उस डॉक्यूमेंट की तरफ जिसमें मैंने आपको ड्राफ्टिंग की कुछ चीज़ें बताई हैं। ये देखें, ये मैंने जो है ना वो कुछ एनालिटिकल वर्ड्स पूरे ICAP के उसमें से करने, जैसे कि हार्नेस, लेवरेज, फैसिलिटेट, इनहेंस, ऑप्टिमाइज, स्ट्रीमलाइन, इनेबल, स्ट्रेंथन, इंप्रूव एफिशिएंसी, ड्राइव इनोवेशन, ऑगमेंट डिसीजन मेकिंग, जनरेट इनसाइट, एग्जैक्ट पैटर्न्स, आइडेंटिफाई अनोमलीज, मॉनिटर ट्रेंड्स, इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, एनालाइज बिहेवियर, इंटरप्रेट डेटा, डिटेक्ट इरेगुलरिटीज, डिराइव कंक्लूजन। कुछ 1 वर्ड है, कुछ 2 वर्ड, इसको बार बार पढ़ते रहना है और अपने आंसर के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। बिजनेस इंपैक्ट वर्ड्स हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, वैल्यू क्रिएशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रेवेन्यू इन्हेंसमेंट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, business growth, market responsiveness, customer satisfaction, service improvement, process improvement, organizational effectiveness, long term sustainability। इसी तरीके से हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। इंटीग्रेट सिस्टम, ऑटोमेट प्रोसेस, डिजिटाइज ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन, इनेबल रियल टाइम डिसीजन, सपोर्ट डाटा ड्रिवन डिसीजंस, improve transparency, strengthen infrastructure, enhance scalability, facilitate collaboration, ensure interoperability, improve system reliability, enhance connectivity, support remote access, enable streamline seamless communication। इसी तरीके से आपके पास कुछ रिस्क एंड कंट्रोल वर्ड्स हैं। mitigate risk, strengthen internal controls, prevent fraud, detect suspicious activity, ensure regular compliance, improve accountability, maintenance of the audit trails, safeguard of the assets, protect sensitive information, reduce operational risk, strengthen governance, improve monitoring mechanism, ensure data integrity, strengthen security framework and enhance data risk management। इसी तरीके से हमारे पास कुछ डाटा एनालिटिकल वर्ड्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक वर्ड्स हैं, इसको लाजमी देखना है। फाइनली हमारे पास इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन वर्ड्स हैं। फर्दर मोर ओवर, इन एडिशन, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, हैंस, अकॉर्डिंगली, इन कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड। या आपको कनेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करने हैं ये वाले वर्ड्स। और फाइनली हमारे पास कुछ कंक्लूजन वर्ड्स हैं। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू, दिस सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्स, दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, दिस इन्हेंसेस, दिस स्ट्रेंथन, दिस सपोर्ट, दिस क्रिएट, दिस इम्प्रूव, दिस इंक्रीज, दिस रिड्यूस। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स यहाँ पे मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अक्सर बताया था, इट अपीयर्स फ्रॉम द सिनेरियो, इट सीम्स फ्रॉम द सिनेरियो, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द सिनेरियो। ये वो वर्ड हैं जो कि आपको क्वेश्चन के साथ सिंक रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़ हमें जो करनी है वो क्या करनी है कि क्वेश्चन के साथ बातचीत करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको हर दफ़ा बताया, हाउ टू रीड क्वेश्चन। या आखिरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, कम से कम 3 दफ़ा क्वेश्चन पढ़ना है। मैंने आपको क्लास में बार बार बताया, 3 टाइम्स क्वेश्चन पढ़ना है। एक सॉल्व करने से पहले, एक सॉल्व करने के दौरान, एक सॉल्व करने के बाद। जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये पहली चीज़ हो गई, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिनेरियो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सिंक करेंगे। सिंक करने का मैंने आपको तरीका बताया, इट अपीयर्स फ्रॉम द सिनेरियो, इट सीम्स फ्रॉम द सिनेरियो। तीसरी चीज़, कंपनी का नाम बार बार यूज़ कर सकते हैं, कम से कम 1 दफ़ा या 2 दफ़ा तो लाजमी करें। रेफ़र 1 और 2 टाइम लाजमी आपने कंपनी का नाम रेफ़र करना है, कोई भी कंपनी हो उसका नाम रेफ़र करना है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंपनी के अंदर है तो उसको भी आपने रेफ़र करना है। 5वां, रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट तो पहले पढ़नी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करनी है। अगर आइडेंटिफाई, जैसे मिसाइमा ने आपको बताया होगा अपनी क्लासेस के अंदर क्वेश्चन वर्ब्स के बारे में, तो क्वेश्चन वर्ब्स को भी देखना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन वर्ब्स को देखना है। आइडेंटिफाई है तो आइडेंटिफाई, स्टेट है तो स्टेट, लिस्ट है तो लिस्ट, एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेन। अच्छा, उसके अलावा मार्क्स को देख के दिमाग में रखना है, मार्क्स को देख कर आपने आंसर लिखना है, शॉर्ट लिखना है। ICAP का अगर आप मॉडल आंसर देखेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसने शॉर्ट लिखा हुआ है, लंबा नहीं लिखना। जहाँ तक हो सके, अगर सवाल के अंदर कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर शॉर्ट लिखिएगा। शॉर्ट लिखें, उसके अंदर भी पैराग्राफ को ब्रेक कर दीजिएगा। पैराग्राफ क्या करिएगा, ब्रेक करिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हेडिंग्स लाजमी दीजिएगा। अगर सवाल इस तरह का है, जितना हेडिंग देखकर तोड़ेंगे सवाल को उतना फ़ायदा है। ठीक है, हेडिंग का मतलब कंक्लूजन, इंक्लूडिंग कंक्लूजन की भी हेडिंग दीजिएगा, इंक्लूडिंग कंक्लूजन की भी हेडिंग देनी है।
तो हेडिंग लाजमी देनी है, जितना सवाल को तोड़ेंगे उतना बात बनेगी। देखिए जो मैं आपको रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, इस रिक्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चन वर्ब भी देखने, कितने क्वेश्चन वर्ब है, हाउ मैनी, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, इवेल्यूएट, कंक्लूजन, 4 हेडिंग्स आएंगी। अगर एग्जामिनर कहता है आइडेंटिफाई भी करो, एक्सप्लेन भी करो, इवेल्यूएट भी करो, 3 हेडिंग आएंगी। तो क्वेश्चन वर्ब्स के हिसाब से हेडिंग तोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन वर्ब्स के हिसाब से ब्रेक द आंसर्स इनटू हेडिंग्स, ये आंसर जो है ना वो आपने हेडिंग तोड़ देनी है, ठीक है। तो पैराग्राफ को ब्रेक करना है, हेडिंग लाजमी डालनी है, लाजमी हेडिंग जितना तोड़ेंगे उतना अच्छा है। शॉर्ट में लिखना है, कंक्लूजन की हेडिंग जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ डाल दीजिएगा। अच्छा, कोशिश करें कि एग्ज़ामिनर के लिए ज़िंदगी आसान करें, उसको सीक्वेंस ब्रेक ना करें, कोशिश करें। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीक्वेंस से मुराद ये कि स्टार्ट फ्रेश क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, फ्रेश क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। इवन कोई रिक्वायरमेंट भी है ना, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट भी है ना भैया, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक कर दिया, एक का जो है ना वो आधे पेज पे ख़त्म हो गया, तो किफ़ायत शारी का मुज़ाहरा मत करिएगा, 2 का बी फ्रेश पेज से स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये हरकत मत करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए आधा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी आधा, सी पूरा, फिर कहीं से दूसरा MCQs उठा के कर लिए। ज़िंदगी मुश्किल मत करिएगा, उसके लिए आसान करिएगा। बेटा ये कुछ है, ब्लैक पेन इस्तेमाल करना, ये तो मैंने आपको बता ही दी है। इस तरीके से आपने सिनेरियोज़ के आंसर लिखने हैं। मैं बार बार एक बात को करता हूँ, मैंने जितने बच्चों को देखा है वो बहुत लंबा लिखते हैं। शॉर्ट लिखना है। शॉर्ट का मतलब इनकम्प्लीट नहीं है, शॉर्ट का मतलब कंसाइज है प्लस कंप्लीट है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने क्या करना है, वोकैबलरी इस्तेमाल करनी है। वोकैबलरी लाजमी इस्तेमाल करनी है, जिसका मैंने आपको लिस्ट दी है वो लाजमी इस्तेमाल करिएगा। और मेरा ख्याल है अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। मेरे ख्याल से सारी पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए जो मुझे कवर करने थे। कोई चीज़ रह गई होगी तो वॉइस नोट बता दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।